Hello and welcome to a new video on Mirji Devgar of course. इससे पहले हम लोगों ने जो वीडियो अपलोड किया था वो इस बारे में था कि हम लोग कौन सा प्रोग्राम प्रोवाइड करने वाले हैं, इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन थी। आज एक एकेडमिक वीडियो है जिसमें हम लोग फिज़िक्स के कुछ आइडियाज़ की बात करेंगे, कुछ आइडियाज़ की नहीं, एक पर्टिकुलर आइडिया की बात करेंगे जिस आइडिया में हम लोग वेक्टर्स का यूज कैसे करते हैं, हाउ टू यूज वेक्टर्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में वेक्टर्स का यूज इफ़ेक्टिवली करना लोगों को कम आता है या फिर लोग इसको सीखना चाहते हैं, तो इस बारे में हम लोग बात करेंगे। वी आर गोइंग टू यूज वेक्टर्स इफेक्टिवली, वेक्टर इक्वेशंस, वेक्टर बेसिक्स इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। जिस किस्म के प्रॉब्लम्स कॉमनली होते हैं, मतलब जिस किस्म के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं इनिशियल स्टेजेस में, लेकिन उन सबको वेक्टर्स की मदद से सॉल्व किया जा सकता है। उन सबको मैथमेटिक्स के और भी ब्रांचेस लाइक कैलकुलस, मॉडर्न मैथमेटिक्स, इन सबको यूज करके सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इसमें कि वेक्टर्स का एक इफ़ेक्टिव यूज होना चाहिए, जो नहीं कर पाते लोग, लेकिन अब कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। आई एम जस्ट हियर टू गिव एन एग्जाम्पल, गिव फ्यू एग्जाम्पल्स। तो मैं वो एग्जाम्पल्स देने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिक जो आइडिया है वो ये है कि वेक्टर्स को हमें देखना चाहिए तो इसकी तरह से देखें तो अच्छा है कि इट्स वेक्टर एक एरो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट इस एरो को अगर हम डिस्प्लेसमेंट की तरह देखना चाहें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरी जगह जा रहा है, ये ओरिजिन है, ये डेस्टिनेशन है, तो वेक्टर एक्चुअली जो पाथ होता है किसी ऑब्जेक्ट का, जो जेन्युइन पाथ है, उस पाथ को तो नहीं बताता, एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन नहीं करता, लेकिन वो ओरिजिन और डेस्टिनेशन को मिलाने वाला एक टूल है। एंड दिस थिंग इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जो हम लोगों ने इस पॉइंट का नाम अगर ए दे दें और इस पॉइंट का नाम अगर बी दे दें, तो ये बी करके जो एरो है, दिस इज बेसिकली an arrow joining origin and destination, and this is called the displacement of a particle. ये सब चीज़ें हैं और हम लोग वेक्टर्स को एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब वेक्टर्स को, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को वेक्टर के प्रोटोटाइप की तरह यूज करें अगर, तो इसका क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या फ़ायदा होगा। मैं वेक्टर के बेसिक्स में तो नहीं जाऊँगा क्योंकि जाहिर सी बात है, मेरा पर्पस इस वीडियो का ये है कि हम लोग वेक्टर्स को प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे यूज़ कराएं। वेक्टर्स पढ़ाने का या वेक्टर्स के बेसिक्स इंट्रोड्यूस करने का ये वीडियो नहीं है, इसलिए मैं उन चीज़ों की तरफ नहीं जाऊंगा। रदर आई एम नाउ गोइंग टू मूव फॉरवर्ड और ये चीज़ें समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वेक्टर्स को प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे यूज़ करते हैं। तो जैसे वेक्टर्स के आइडियाज़ की मदद से टू डायमेंशनल मोशन, और टू डायमेंशनल मोशन में एक जो मोशन अंडर ग्रेविटी है, टू डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी, जिसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन भी बोलते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल इज समथिंग यू कैन थ्रो ओवर, एंड उस प्रोजेक्टाइल मोशन में काफ़ी यूटिलाइजेशन है। तो उसके कुछ एक एग्जांपल्स मैं दूंगा। एक सबसे कॉमन, सबसे पॉपुलर, सबसे मशहूर जो एग्जांपल है वो एग्जांपल ये है कि सपोज दैट यू गॉट ए प्रोजेक्टाइल और इसको थ्रो कर देना है। कोई स्पीड है, इस प्रोजेक्टाइल की स्पीड u है, और इसको हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल अल्फा पर प्रोजेक्ट कर दिया। अब ये प्रोजेक्ट करने के बाद पैराबोलिक पाथ पर मूव करेगा। ये सब बेसिक्स स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं उनको पता होता है, ये पैराबोलिक पाथ पर मूव करेगा। अनलाइक दिस। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो जनरली पूछे जाते हैं वेरियस कॉम्पिटिशन्स में, वो ये होते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी तो ये है, ये इनिशियल एंगल ऑफ थ्रो है, जिसको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। थ्रो कर दिया, ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, मतलब ये वर्टिकल प्लेन में मोशन है, और जाहिर सी बात है कि दूसरी चीज़ें लिखी हुई रहती है, लाइक जी का वैल्यू कितना लें। यूजुअली लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देते हैं एग्जामिनेशन में, आपका डिफरेंट भी हो सकता है, वो एग्जामिनेशन में इंस्ट्रक्शन के तौर पर लिखा हुआ होगा।
या फिर जो ऑप्शंस होंगे उसके बेसिस पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक और चीज़ भी है, एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करते हैं, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस को अंडर कंसिडरेशन लेने पर इसका जो मैथमेटिक्स हो जाता है वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। सो कॉमनली +2 के लेवल पर लोग एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करके प्रॉब्लम्स पूछते हैं। तो एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, ये वर्टिकल प्लेन में मोशन हो रहा है, और जैसा कि अब दिखाई पड़ रहा है कि हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन है कि इनिशियल वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल की, और इसका इनिशियल एंगल ऑफ थ्रो है अल्फा, इस पर थ्रो कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें कई किस्म के क्वेश्चंस होते हैं। एक जो सबसे मशहूर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि मोशन के दौरान किसी पॉइंट पर जैसे वेलोसिटी के डायरेक्शंस बदलते जा रहा है, ऑब्जेक्ट फर्दर मूव करता जा रहा है, वेलोसिटी के डायरेक्शंस बदलते जा रहा है, तो लोग बोलते हैं कि किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर सपोज दैट कि ये जो वेलोसिटी है ये इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो गई है। इट शुड बी लाइक दिस, इनिशियल वेलोसिटी के अगर परपेंडिकुलर हो गई है, सपोज दैट इस मोमेंट पर वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u के परपेंडिकुलर हो गई है, यहाँ पर वेलोसिटी का वैल्यू v है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं कि v का वैल्यू कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि टाइम कितना लगा वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होने में। यहाँ पर वेलोसिटी परपेंडिकुलर हुई है, इनिशियल वेलोसिटी तो u थी, तो कितने टाइम के बाद ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो गई है, ये क्वेश्चन हो सकता है। रिलेटेड टाइम पूछा जा सकता है। कभी कभी ये भी पूछते हैं कि ये जो पॉइंट है जहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है और ये पॉइंट जहाँ पर वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो गई है, इसका नाम अगर p रख दें हम लोग, तो ये OP डिस्टेंस कितना है, और ये OP डिस्टेंस रीच करने में टाइम कितना लगा, उस टाइम को अगर कुछ बोल दें t, तो उस टाइम का वैल्यू कितना होगा। इस किस्म के क्वेश्चंस होते हैं। अब इस किस्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जाहिर सी बात है कि कई तरह के टूल्स इस्तेमाल में आते हैं, लेकिन जो सबसे बेसिक टूल है, आयरनी ऑफ दिस स्टडी, जो स्टडी करने का जो पैटर्न है, उस पैटर्न में स्टूडेंट्स को बोलो कि कैसे सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले सारी चीज़ों को कंपोनेंट्स में ब्रेक करना शुरू करेगा और फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करेगा। ऑफ कोर्स दिस थिंग्स आर स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, मैं सिंपली ये बात कर रहा हूँ कि बेसिक्स, जो बेसिक वेक्टर का आइडिया है वो अगर हम लोग यूज़ करें तो ये ज़्यादा फायदेमंद है। कैसे वेक्टर्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं इसमें? तो पहली बात तो ये कि ये जो है ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, और ये एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, जिसमें एक्सेलरेशन का वैल्यू जो है, इसमें जो एक्सेलरेशन का वैल्यू है वो g है, g वेक्टर, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इस g का मैग्नीट्यूड तो हमें कांस्टेंट लेना ही पड़ता है, क्योंकि ये मोशन हम लोग यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ ग्रेविटी में एज्यूम करते हैं, क्योंकि वैसे भी ग्रेविटी का वैल्यू हाइट के साथ चेंज तो करता है, लेकिन वो इतनी स्लोली चेंज करता है कि हम जितनी दूर तक पत्थर फेंकेंगे, जितने हाइट तक हमारा पत्थर जाएगा अर्थ से के सरफेस से, उतनी दूर में जी का वैल्यू में अप्रिसिएबल चेंज नहीं आएगा, बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा। सो जी इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट है। और डायरेक्शन जी का वो तो कांस्टेंट ही है हमेशा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। और हमारे लिए सेंटर ऑफ अर्थ का मतलब यही कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है जी, तो जी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट लेना है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट लेना है। सो दिस इज द एक्सेलरेशन the earth is going to provide this projectile, and this is a constant. So the motion is uniformly accelerated motion. Uniformly accelerated motion के बहुत सारे में से दो फॉर्मूले मुझे याद आ रहे हैं। एक तो v = u + at, जो कि एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का इक्वेशन है। तो उस इक्वेशन को हम लोग इस केस में लिख सकते हैं, सिंपली वेक्टर्स में लिखना चाहें तो v = u + gt वेक्टर।
यहाँ पर कंपोनेंट्स में ब्रेक नहीं किया है, इसलिए साइन के झंझट में हमें नहीं पढ़ना है। सो वेक्टर को सिंपली जो वेक्टर है वो लिखेंगे, वेक्टर जी है तो u प्लस जी टी, यू प्लस ए टी। इस किस्म से इक्वेशन लिख सकता है। s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला यूज कर सकते हैं। s को मैं पोजीशन वेक्टर बोल रहा हूँ। पोजीशन वेक्टर का ओरिजिन ले लूँगा मैं वहीं पर जहाँ से थ्रो किया गया है, और उसके रिस्पेक्ट में एयर में जब ऑब्जेक्ट है तो उसका किसी पॉइंट पर पोजीशन वेक्टर अगर r है तो r इक्वल्स यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये आइडिया हम लोग यूज कर सकते हैं। ये जो वेक्टर इक्वेशंस बनेंगे, इसके अलावा भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो किसी भी टाइम टी में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, मैं डिस्प्लेसमेंट को इंट्रोड्यूस कर ही देता हूँ। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, अगर इसको s मान लिया तो s को ऐसे भी लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी इसका। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जिन लोगों ने पढ़ाई की है उनको पता है कि एवरेज वेलोसिटी जो है वो सिंपली अरिथमेटिक मीन होती है इनिशियल, और बाद के जिस मोमेंट तक का आपको एवरेज निकालना है वहाँ उसके फाइनल मोमेंट की जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2, दिस इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ E1 B, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। ऐसे भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। और इन चीज़ों का यूज करके हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सवाल ये उठता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन कैसे इन इक्वेशंस का यूज करके इन प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इसमें बेसिक क्या है, फायदेमंद चीज़ क्या है, देखते हैं फायदेमंद चीज़ क्या है। तो क्वेश्चन को फिर से शुरू करते हैं। द प्रॉब्लम इज समथिंग लाइक दिस कि हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है, इनिशियली किसी पॉइंट ओ से प्रोजेक्ट किया गया इसको। इसकी इनिशियल स्पीड यही है u, इसका मैग्नीट्यूड u ही है, वो एरो मैंने ऐसे ही वेक्टर में बना दिया, और इसका इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वो अल्फा माना था तो अल्फा है। और क्वेश्चन हमारा ये था, यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ ग्रेविटी में अंडर द कंडीशन की एयर फ्रिक्शन इज नेग्लेक्टेड, ये पैराबोलिक पाथ पर ट्रैवल करेगा। तो दिस इज द पाथ ऑफ इट्स मोशन। मोशन के दौरान किसी पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो गई है। ठीक है, हो गई है। मान लिया इस मोमेंट पर जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो गई है। तो इस वेलोसिटी का वैल्यू कितना होगा, ये पहला क्वेश्चन है। इस पॉइंट का नाम मैंने थोड़ी देर पहले रख लिया था पॉइंट पी, कि पॉइंट पी पर पहुंचा जब ऑब्जेक्ट तो उसकी जो वेलोसिटी है यहाँ पर, ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो गई है। तो इस v का वैल्यू क्या होगा, अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैं ये इक्वेशन यूज कर सकता हूँ, v इक्वल्स u प्लस जी टी, u plus v equals u plus ct, since the motion is uniformly accelerated, तो हम लोग इस इक्वेशन को तो यूज कर ही सकते हैं। अब इसमें वेक्टर्स हैं u और g, दोनों के डायरेक्शन के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है। u इज समथिंग लाइक दिस, इसका एंगल भी है ये अल्फा, ये दिया हुआ था हॉरिजॉन्टल के साथ, and this is u vector, and what is gt vector? u plus gt is vector u. What is gt vector? तो gt vector तो g के डायरेक्शन में होगा, और वेक्टर g का जो डायरेक्शन है वो हम सबको पता है कि वेक्टर g नीचे की ओर होगा, और gt का डायरेक्शन वही होगा, वेक्टर g into t का डायरेक्शन वही होगा, बिकॉज t इज टाइम इंटरवल एंड टाइम इंटरवल इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो g का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो हमें वेक्टर v मिलेगा। और जहां तक क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन है कि u और v आपस में परपेंडिकुलर हैं, तुरंत परपेंडिकुलर हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसमें ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल
चूँकि टोटल एंगल 90 डिग्री है तो ये 90 माइनस अल्फा होगा। और यहाँ पर ये दिख रहा है इस ट्रायंगल में, इस दोनों ट्रायंगल को अगर हम देखें तो इस ट्रायंगल का ये जो वैल्यू है, ऊपर वाले ट्रायंगल का जो बेस है, दैट इज सिंपली u cos अल्फा, और नीचे वाले ट्रायंगल का भी इस तरीके से अगर बेस जो है, दिस इज v cos 90 माइनस अल्फा, और ये दोनों सेम है। ये v cos 90 माइनस अल्फा ये भी यही है, और u cos अल्फा ये भी यही है, और ये दोनों सेम हैं। और ये दोनों अगर सेम हैं तो हम लोग सिंपली यहाँ लिख सकते हैं u cos अल्फा इक्वल्स v sin अल्फा, और यहाँ से v का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो दिस कम्स u cos अल्फा बाई sin अल्फा, एंड द रिजल्ट इज एट योर टिप, एंड दैट इज u cot अल्फा, because cos alpha by sin alpha is cot alpha. You got your result. यही चीज है। b का वैल्यू आ गया। अब बोलेगा b का वैल्यू आ गया, एक चीज और कैलकुलेट करनी थी, o से p तक पहुंचने में टाइम कितना लगा, यानी इनिशियली आपने प्रोजेक्ट किया, उसके बाद पॉइंट p पर जब ये ऑब्जेक्ट पहुंचा उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो गई, तो इसमें टाइम कितना लगा, टाइम कैलकुलेट करना है, वो भी इसी ट्रायंगल से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, इसी से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसी ट्रायंगल की मदद से। कैसे? इसमें ये चीज अगर हम कैलकुलेट करें यहां से यहां तक, ये चीज अगर कैलकुलेट करें यहां से यहां तक, क्योंकि पूरा लेंथ GT है, तो यहां से यहां तक का लेंथ अगर कैलकुलेट करें तो सिंपली दिस इज u sin अल्फा, इस तरह, क्योंकि परपेंडिकुलर है ट्रायंगल का, और इसको अगर कैलकुलेट करें तो दिस इज v sin 90 माइनस अल्फा, और इन दोनों को ऐड करके जो लेंथ मिलता है वो लेंथ GT लेंथ है। t को शामिल तो करना ही था, t कैलकुलेट करना है, t इसमें शामिल हो सकता है, तो हमने ऐड कर दिया, तो दिस इज, अब नेक्स्ट कैलकुलेशन करें तो दिस बिकम्स u sin अल्फा प्लस v cos अल्फा इक्वल्स GT। अब v का वैल्यू अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है कि दिस इज u cot अल्फा, उस वैल्यू को अगर रख दें हम लोग तो दिस बिकम्स u sin अल्फा प्लस v की जगह अगर u cot अल्फा लिखें तो u cos अल्फा बाई sin अल्फा मल्टीप्लाइड बाई cos अल्फा इक्वल टू GT आ गया। और इसका नेक्स्ट स्टेप जैसा कि आपको दिख रहा है, u कॉमन ले लें लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड बिकम साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इक्वल्स GT, and sin square alpha plus cos square alpha is of course 1, so t, the value of t here comes u upon g sin alpha, and this is the time you need to get, ये रिजल्ट हो सकता है, ये रिजल्ट होगा। अब मान लो तीसरा टारगेट था कि हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना था, ये डिस्टेंस, ये O से P तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होगा ये कैलकुलेट करना था। तो ये कैसे कैलकुलेट करना, हाउ कैन वी डू इट, तो ये भी कैलकुलेट करते हैं, वो भी वैसे तो इसी पिक्चर से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ठीक है मैं इसी पिक्चर से कैलकुलेट कर देता हूँ। इसी पिक्चर से क्या, इसी वेक्टर इक्वेशन से, जो इक्वेशन है सामने में, इसको फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पिक्चर में फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। हमारे पास है u वेक्टर, दिस इज द u वेक्टर and this is GT वेक्टर जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, and this is V वेक्टर, और V वेक्टर और U वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर है।
अब ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है OP। तो OP इज द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिटन एज इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी which is u plus v by 2 into t। डिस्प्लेसमेंट OP, जो डिस्प्लेसमेंट हमारा OP है तो OP को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं u plus v by 2 into t। ये कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि OP लेंथ हमें कैलकुलेट करना हो तो हमें OP लेंथ कैलकुलेट करना हो तो टाइम तो पॉजिटिव होता ही है, टाइम इंटरवल है ये, u plus v by 2 into t कर दें तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सवाल ये होता है कि कैसे कैलकुलेट करें। What can be u plus v? Here is u vector, here is v vector. So parallelogram law अगर हम लोग याद करें तो this thing is our u plus v। और बाकी की चीजें तो इस फिगर की ज्योमेट्री आपको समझा रही है कि ये जो पैरेललोग्राम है ये एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल का ये साइड u है, ये साइड v है, ये फिर अगेन v है, ये u है। तो इस रेक्टेंगल के जो दो डायगोनल्स होंगे, इस डायगोनल का लेंथ भी सेम होगा। एक डायगोनल का जो लेंथ होगा वो u प्लस v होगा, का मैग्नीट्यूड होगा, और दूसरे डायगोनल का जो लेंथ होगा वो g इंटू टी होगा। तो हम यहाँ पर OP लेंथ अगर हमें कैलकुलेट करना है तो OP लेंथ का वैल्यू हाफ u प्लस v की जगह पर gt लिख देंगे। gt का मैग्नीट्यूड जो कि g इंटू टी, t पहले से है, OP बिकम्स हाफ gt स्क्वायर। अब टाइम का वैल्यू अगर आपको पता है आप रख दो, यू कैन कैलकुलेट दिस। u प्लस v का वैल्यू मैंने gt निकाला जो कि होगा इस केस में ज्योमेट्री, एंड दिस OP लेंथ इज हाफ gt स्क्वायर। जनरली मुझे याद आता है मेडिकल के क्वेश्चंस में t का वैल्यू 1 सेकंड लिखा हुआ रहता है कि यहाँ से आप पहुँचने में 1 सेकंड लगा और 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो गई इनिशियल वेलोसिटी की। तो इनिशियल जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है और पॉइंट P पर पहुँचा कितना डिस्टेंस है, हाफ gt स्क्वायर। आंसर इज g by 2 5। g का वैल्यू अगर 10 ले लें तो दिस इज सिंपली 5 मीटर, यही डिस्टेंस है, दैट इज आंसर। इस किस्म के वैसे वेक्टर्स का यूज कर सकते हैं और भी कुछ किस्म के क्वेश्चन और भी तो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। अब मेडिकल वाले नीट वाले स्टूडेंट्स का मुझे याद आया तो उनके लिए एक नाइटमेयर क्वेश्चन होता है, याद आ रहा है, या एक नाइटमेयर क्वेश्चन है जिसमें पता नहीं वो क्या क्या लगाते रहते हैं। ये एंगल अल्फा ले लिया, ये एक इंक्लाइन प्लेन है और लोग बताते हैं कि यहाँ से कोई पॉइंट P है, यहाँ से एक पत्थर छोड़ दिया, एक छोटा सा पेबल या फिर कोई स्मॉल स्टोन या स्मॉल बॉल, उसको प्रोजेक्ट कर दिया h हाइट ऊपर से, और यहाँ पर इस इंक्लाइन प्लेन के साथ उस ऑब्जेक्ट का, उस बॉल का क्या हो गया, इलास्टिक कॉलिजन हो गया, राइट, इलास्टिक कॉलिजन, जो कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करता है कि ये ऐसे आया ऐसे गिरेगा। और इलास्टिक कॉलिजन का मतलब ये है कि नॉर्मल के साथ ये जितना एंगल बनाएगा और ये कितना एंगल बनाएगा ये दिख रहा होगा, ये एंगल अल्फा है, ये 90 डिग्री है, ये 90 माइनस अल्फा है, तो दिस एंगल इज 90 माइनस अल्फा, सो दिस एंगल विल बी अल्फा। ये दोनों परपेंडिकुलर हैं इसलिए उतने ही एंगल पर ये रिबाउंड भी करेगा, सो दिस एंगल इज ऑल्सो गोइंग टू बी अल्फा। और यहाँ पर जो वेलोसिटी है, यहाँ पर जितनी वेलोसिटी से, मान लो कि कोई वेलोसिटी u से आकर के यहाँ पर स्ट्राइक कर रहा है, इस u का वैल्यू कुछ और नहीं, h हाइट अगर नीचे आया है यहाँ पर तो u का वैल्यू जो होगा √2gh होगा। ये हम सबको पता है, फ्री फॉल 9 क्लास से पढ़ते आ रहा है।
उसके बाद लोग बोलते हैं कि यहाँ से दोबारा स्ट्राइक करेगा, ये इतना लंबा है, ये द इंक्लाइन प्लेन इज सफिशिएंटली लॉन्ग कि ये दोबारा किसी पॉइंट पी पर, इस पॉइंट का नाम ओ रख दे, इस पॉइंट का नाम पी रख दे, तो पॉइंट पी पर आकर के दोबारा स्ट्राइक करता है। तो लोग जनरली क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज द ओपी लेंथ। दिस इज अगेन डिफिकल्ट टू द पुअर गाय। उसको अब जनरली हम लोग ये जानकारियाँ देते हैं या टेक्स्ट बुक्स या हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग बुक्स कि दिस इज नॉट द प्रॉब्लम फॉर यू बिकॉज यू नीड टू स्टडी a rather difficult concept called projectile on inclined plane and तुम इसको सॉल्व करने के लिए तुमको कुछ और भी पढ़ना पड़ेगा, कुछ और भी जानना पड़ेगा, जितना जानते हो उतना काफी नहीं है। नट सेल में कहने का मतलब यही है, लेकिन मेरे ख्याल में जितना आप जानते हो उतना काफ़ी है। अब ये तो जानते हो वो R इक्वल्स एस इक्वल्स यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर करके फार्मूला होता है। यहाँ चूँकि डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, एक टक्कर से अगली टक्कर के बीच का डिस्प्लेसमेंट, सो मैंने डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखा। आप इतना जानते हो काफ़ी है। आप इसमें ut का डायरेक्शन तो सर्टेनली u के डायरेक्शन में होगा क्योंकि t इज द टाइम इंटरवल विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाफ जी टी स्क्वायर में t स्क्वायर है तो मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत ही नहीं है, हाफ के बारे में भी कुछ नहीं। जी हाफ जी टी स्क्वायर का डायरेक्शन वही होगा जो वेक्टर g का डायरेक्शन होगा, और g का डायरेक्शन हमेशा नीचे की ओर होता है। ut का डायरेक्शन u के डायरेक्शन में होता है। सो फाइनली दिस इज my ut vector and this is basically this length is half gt square and this is the s, मतलब the r we need to find out। ये है, this is ut, this is half gt square and this is r। अब ये वर्टिकल है, लाइन को थोड़ा नीचे कीजिए। ये एंगल अल्फा है, ये 90 डिग्री है, ये 90 माइनस अल्फा है, सो दिस एंगल इज 90 माइनस अल्फा, और एक और 90 माइनस अल्फा है। दिस एंगल इज ऑल्सो 90 माइनस अल्फा, बिकॉज दिस एंगल इज अल्फा, ये नॉर्मल है, तो दिस एंगल इज ऑल्सो 90 माइनस अल्फा, दिस इज 90 माइनस अल्फा। सो दिस, ये जो ट्रायंगल है हमारे पास, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसके वर्टेक्स से अगर बेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ये लेंथ OP/2 होगा और ये लेंथ भी OP/2 होगा क्योंकि ये बाइसेक्ट करेगा। इतनी बेसिक ज्योमेट्री हम सभी लोग जानते हैं, OP/2 होगा। और इस OP/2 का जो वैल्यू है वो तो हमें दिख रहा है कि इस OP/2 का जो वैल्यू होगा वो होगा UT। This length is ut and this length is 90 minus alpha, so ये OP/2 का वैल्यू होगा ut cos 90 minus alpha, that is ut sin alpha। So OP length is 2 ut sin alpha। अब हमें इसमें u का वैल्यू पता है, that is √2gh। t का वैल्यू नहीं पता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, तो ये लेंथ और ये लेंथ ये दोनों सेम हो गया। ut का वैल्यू हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, लेंथ ऑफ द साइड्स विल बी इक्वल एंड t का वैल्यू हमें मिल रहा है यहाँ पर, t का वैल्यू मिल रहा है 2u/g। या सो व्हाट इज द OP लेंथ? OP लेंथ इज 2u एंड t का वैल्यू है 2u/g इंटू साइन अल्फा एंड दैट बिकम्स 4u² g साइन अल्फा। और u का वैल्यू √2gh है, जिसको स्क्वायर करेंगे तो 2gh यहाँ बचेगा, यानी कि 8gh साइन अल्फा बाई g। ये g कैंसल आउट and you get the result that is 8h sin alpha. That's all. You can solve it.
और वेक्टर्स के यूसेज हो सकता है। एक मशहूर क्वेश्चन है, ये भी नाइटमेयर, अगेन एक मेडिकल के स्टूडेंट के लिए नाइटमेयर, इंजीनियरिंग वालों के लिए ये डिफरेंशिएशन है, ये तो हम लोग कर लेंगे। ये और बात है कि मेन टाइम पर क्या गलती करेंगे, नोबडी नोज। एक और क्वेश्चन है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, या सपोज दैट ऐसे बनाते हैं इसको, ये एक चौराहे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यहाँ पर रोड ऐसे बनी हुई है, गाड़ियाँ ऐसे आती हैं, ऐसे चली जाती हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। किसी टाइम टी पर, या शुरू में टी को 0 से घुमा लें, तो शुरू में किसी ने देखा कि एक कार यहाँ थी और एक कार यहाँ थी। इस कार की वेलोसिटी कुछ थी v1, मतलब मैग्नीट्यूड v1 था। इस कार की वेलोसिटी, एरो देने की मेरी आदत है, इस कार की वेलोसिटी कुछ थी v2, और इन दोनों की, ये दोनों अभी इस पॉइंट का नाम OP डिस्टेंस फिलहाल L है, इनिशियल डिस्टेंस L है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी L है। ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे आ रही है, दोनों की स्पीड कांस्टेंट है v1 और v2, दोनों कांस्टेंट स्पीड से ही मूव कर रहा हूँ। ये तो ऐसे चले जाएगा अपने रास्ते, ये इधर आएगा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस दोनों के बीच का क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा। तो जहां तक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक लाइन और एक पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है, पॉइंट से लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, यही डिस्टेंस है पॉइंट और लाइन के बीच का। चाहो तो इसको मिनिमम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। कॉन्सेप्ट तो यही है, ये हर किसी को पता है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, तो टिपिकल बायो स्टूडेंट स्टेटमेंट। सो मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट होगा, उसमें डिफरेंशिएशन भी करना होगा, आपको दोनों में प्रॉब्लम है, ओके फॉरगेट इट। इंजीनियरिंग वाले हाँ इसको सॉल्व करेंगे किसी टाइम टी पर, दोनों की आर्बिट्ररी पोजीशन लिखेंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, वो डिस्टेंस फार्मूला टाइम के टर्म में आएगा, फिर टाइम के रिस्पेक्ट में उस एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर 0 पुट करेंगे, फिर टी निकलेगा, उस टी का वैल्यू उस वहाँ पुट कर देंगे मेन एक्सप्रेशन में, तो मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा। आप यहाँ पर वेक्टर का यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आपको एक पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। सपोज दैट मैंने इसको ऑब्जर्वर मान लिया, यहाँ पर हमारा ये एक पॉइंट है, यहीं पर बैठ करके लोग गेम देख रहा है, इसको जाता हुआ इसको जाता हुआ, मतलब इस कार में बैठा हुआ, इस कार को, ये जो कार जो इधर v1 स्पीड से जा रही थी ना, उसके कार के ड्राइवर को मैंने कहा कि तुम ही सब देखो, तो ये देखना शुरू करेगा, तो इसको ये कार इस डायरेक्शन में आते हुए नहीं दिखाई देगी, क्योंकि इसको अब जो भी दिखेगा सब वही देखते हैं अपने हिसाब से, दुनिया अपने हिसाब से देखती है, ये भी अपने हिसाब से देखेगा। तो ये जो देखेगा इसकी सारी इंफॉर्मेशन होगी इसमें, ये इसकी वेलोसिटी के बारे में जो भी ऑब्जर्वेशन करेगा, दिस थिंग इज v2 माइनस v1, दिस इज समटाइम्स कॉल्ड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटिव वेलोसिटी। इसमें सिंपली यही होता है कि ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को कोई थर्ड ऑब्जर्वर है जिसके रिस्पेक्ट में दो ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन वेलोसिटीज आपको पता है, तो दोनों वेलोसिटीज को वेक्टोरियली सब्ट्रैक्ट कर दो, जो पीछे वाला होगा वो ऑब्जर्वर बन जाएगा और आगे वाला ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसको इसके बारे में जो भी जानना है वो सारा इंफॉर्मेशन इसमें है, इस इंफॉर्मेशन को यूज करें। दिस इज v2 माइनस v1 इज सिंपली v2 प्लस माइनस v1 वेक्टर। प्लस माइनस v1 वेक्टर मतलब मैं v1 को पलट दूंगा,
और ये -v1 बना दो, तो v2 प्लस -v1 जो है हमारा ये हो गया, ये लाइन। और ये ऑब्जर्वर है, मतलब ये पॉइंट है, अब ये देख रहा है, ये सब कुछ रेस्ट में है। इसके लिए ये वाली कार इस रास्ते पर ट्रेवल करते हुए मिलेगी ऑन द लाइन ऑफ v2 -v1। तो इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और ये परपेंडिकुलर जो है यही मिनिमम डिस्टेंस होगा इसके बीच का। कैलकुलेट कैसे होगा? कैलकुलेट ऐसे होगा कि ये एंगल अगर थीटा मान लें, तो ये v2 है, ये v1 है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो ये दिस थिंग इज v2 -v1, और v2 -v1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सिंपली होगा √v1² + v2², क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं। यहाँ से अगर साइन थीटा कैलकुलेट करें, तो ये साइन थीटा का जो वैल्यू होगा, ये लेंथ जो कि v1 है, ये लेंथ माइनस वेक्टर v1 का मैग्नीट्यूड जो कि v1 है, डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस जो कि √v1² + v2²। ये साइन थीटा यहाँ से आ जाएगा। एक और साइन थीटा हम लोग इस बड़े वाले ट्रायंगल से कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस साइन थीटा का वैल्यू होगा परपेंडिकुलर जो कि s मिनिमम, जो मिनिमम डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस इज ये। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s मिनिमम? मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा? ये v1l बाई √v1² + v2², एंड दैट्स आंसर। So vectors can be useful. There are millions of problems. ये तो कुछ बताया मैंने, छोटे जो बेसिक्स हैं उनका यूज करें, और यकीन मानो बेसिक्स को समझना स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ होती है, और बेसिक को अगर हम लोग यूज करें, वो यूज करके मैं आईटी में पास कर गया और वही यूज करके इतने सालों से लोगों को इमेज करता रहा हूँ। आप एक मामूली से कंपटीशन नहीं क्वालिफाई कर सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग। That's all.